Dear audience, Assalamu alaikum. I am Professor Faryad Anwar Bhattu with Motivational Highlights. आज का हमारा जो टॉपिक है बड़ा शानदार टॉपिक है और आज का जो हमारा ये सेशन इसका आगाज़ मैं इकबाल के शेर से करूँगा। नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। नाज़रीन, हमेशा हमारी कोशिश रही है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हम ऐसे लोगों को लाएं जो कि हमारे मुल्क और कौम की नेक नामी और इज्जत का बायस बन रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारे साथ दुआ सैयद मौजूद हैं और ये इंटरनेशनली एक तंजीम है जो कि बच्चों को डिबेट्स करवाती हैं और उसके लिए बाकायदा ऑनलाइन प्रोग्राम्स वो अरेंज करते हैं। तो इस बेटी ने पाकिस्तान में नेशनल्स तक जो है स्पीचेस में विन किया हुआ है और उसके बाद इंटरनेशनल डिबेट्स स्पेसेस जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर इंटरनेशनल डिबेट्स के अंदर भी जाकर इन्होंने विन किया और वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन गेन किया। तो आज हमारा तारुफ बस इतना सही होगा और बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस बच्ची से जानने की कोशिश करें कि ये शौक कैसे हुआ और इसके आगे जाके इनको फ्यूचर में फ़वाइद क्या हो सकते हैं, ताकि हमारे दीगर बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका पॉजिटिव यूज़ नहीं कर पाते तो वो भी इससे कुछ सीखें और इंस्पायरेशन हासिल करें और अपना टाइम जो उसको प्रॉपर वे में इस्तेमाल करें। अस्सलाम वालेकुम दुआ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? नाजरीन, आपको एक साथ बताते हैं, दुआ मेरी स्टूडेंट हैं और माशाल्लाह अपने क्लास में भी इनका बिहेवियर और इनका एजुकेशन वाइज टॉपर बच्चों में शुमार होता है। तो बड़ी खुशी होती है जब हमारे बच्चे इस तरह से परफॉर्म करते हैं। दुआ आपके पास हाजिर हुए तो एक तो ऑनर इज्जत के लिए बहुत शुक्रिया और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका जो प्रोफेशन आपने ज्वाइन किया ये बड़ा अलग सा है। नॉर्मली हमारे बच्चे डिबेट्स की तरफ जाते ही नहीं, तो ये आपको शौक कब हुआ? ये शौक नहीं था। मेरी जो मामा है वो उनका मतलब कुछ इस तरह से था कि वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी और इस हिसाब से अपनी लाइफ में जितना उनको होना चाहिए था। तो उनका हमेशा से यही रहा है कि मेरे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनली और नेशनली उनका एक अलग नाम हो, कि मतलब अगर उनके बच्चों का नाम लिया जाए तो सबको पता हो कि हाँ ये कोई है। तो मामा ने हमें शुरू में बहुत मुश्किल होती थी, ऑब्वियसली स्कूल था तो बच्चे होते थे वो कहते थे कि क्या हर बात में कंपटीशन लेना और ये और वो। तो लेकिन मामा ने हमेशा हमें बूस्टअप किया कि आपने हर चीज़ में कंपटीशन लेना, इवन हमारा दिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो ऑब्वियसली अपने स्कूल वालों को भी मतलब पता लग गया था कि हाँ इन बच्चों ने तो करना ही है हर कंपटीशन में अच्छा। तो वो मेरी अक्सर टीचर ऐसी होती थी कि जब कोई कंपटीशन की अनाउंसमेंट होती थी तो मुझसे पूछे बगैर मेरा नाम लिख देती थी क्योंकि उनको पता था कि इसमें फाइनल था कि होना ही करना ही है। तो इसमें वालिदा का किरदार बहुत ज्यादा आपको पुशअप करने में जी ठीक हो गया। तो पहली स्पीच कब की और उसका टॉपिक क्या था? पहली स्पीच मैंने अपनी सेकंड क्लास में की थी और उसका टॉपिक था फॉरगिवनेस। तो वो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि मैंने असेंबली के सामने करनी थी और जो उस वक्त 9th-10th की आपियाँ जो थी वो एक अजीब सी होती थी, मतलब थोड़ी सी रोस्टिंग टाइप होती थी। तो मुझे बहुत डर लगता था कि मतलब मेरी कोई इंसल्ट ना हो जाए, मैं एकदम से भूल ना जाऊँ। लेकिन वो पहली स्पीच मेरी इंग्लिश की थी और मामा ने मुझे बहुत अच्छे प्रिपेयर किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी हो गई। जी, जब भी कोई इंसान काम शुरू करता है तो इंस्पायर होता है किसी न किसी से। एक तो आपके पीछे मोटिवेशन के लिए वालिदा का किरदार है। तो जब आपने इसको शुरू कर लिया तो उसमें कौन सी शख्सियत, कौन से स्पीकर जिससे आप इंस्पायर हुए? मामा मैं सुनाती थी, मतलब ऐसा होता था कि जब हम स्पीच करते थे उससे पहले मामा हमें कहती थी कि आप शीशे के सामने करो, आपकी सबसे पहले इंस्पिरेशन आप खुद होनी चाहिए। वेरी गुड। तो ये था। और दूसरा मामा मैं सुनाती थी मुनीबा मजारी, वो मेरी बचपन से इंस्पिरेशन है। लाइक जिस तरह वो डिसेबल होकर भी लोगों को कर रही है बकअप। और दूसरा मेरा जो मेन टॉपिक है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा उनका कैरेक्टर है, तो इसलिए मेरे लिए वो इंस्पिरेशन। अच्छा, कोई भी काम आप शुरू करते हैं स्पेशली हमारी इस सोसाइटी के अंदर गर्ल्स के लिए डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा है, तो कौन कौन सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी जो आप समझते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए थी? इस सफर में चलते हुए ट्रैवल करना है, आना है, जाना है, लेकर जाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे जाना, वेट करना, बहुत सारी मुश्किलात होती है ना कॉम्पिटिशंस के लिए रेडी होते हुए। तो कौन कौन सी मुश्किलात आप समझते हैं जो आज भी फील होता है कि बहुत ज्यादा फील किया, उनको महसूस किया? मुझे ऐसी तो मुश्किलात का फेस नहीं करना पड़ा कि मतलब मैं वेट कर रही हूँ मुझे आने जाने का मसला, क्योंकि मेरे घर से मुझे एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि मैंने जिस टाइम जाना है उससे मुझे 15-20 मिनट पहले वहाँ पे मैं पहुँच चुकी होती थी, वहाँ पे मैं सारी मैनेजमेंट देख रही होती थी जो भी हो रहा होता था। तो इस किस्म की मुझे नहीं फेस करना पड़ा। बट ऑब्वियसली जो मुझे एक फील भी होता है और जो मेरे बड़ों ने भी सिखाया था कि औरत औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है।
तो मैंने ये बहुत फील किया कि लाइक मेरे अपने फेलोज, इवन मेरी अपनी टीचर्स कुछ ऐसी थी जिन्होंने मुझे बहुत बहुत डिमोटिवेट किया, जिसपे मैं कहती थी कि यार नहीं, अब नहीं करना। और इवन अब मेरा था, हमने डिफरेंट स्कूल्स का था, 15 स्कूल्स का ऑल्टरनेट एक कंपटीशन था, जिसमें हमने स्कूल से सारे बच्चों ने सेलेक्ट होकर, 2 बच्चों ने सेलेक्ट होकर आगे जाना था। तो मैं उसमें सेलेक्ट हो गई थी, बट स्टिल असेंबली में जब हम जा रहे थे तो एक टीचर ने बोला कि इसको सेलेक्ट नहीं होना चाहिए था। तो वो मेरे लिए एक ब्रेकिंग पॉइंट था कि यार मैं अपने हेल एफर्ट दे रही हूँ और मैं पता नहीं बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर भी मतलब ऐसा तो हर्ट करती है चीजें, बट स्टिल आपको टाइम के साथ साथ खुद स्ट्रांग होना पड़ता है। तो सराउंडिंग में जो लोग जेलस थे वो आपको इंस्पायर भी कर रहे थे किसी हद तक, जब वो आपके सामने हर्डल्स खड़ी कर रहे थे? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरी मामा जो है वो एक बहुत बहुत पॉजिटिव खातून है, बहुत ज्यादा। वो उन्होंने हमेशा से मुझे सिखाया कि अगर आपके खिलाफ कोई चल रहा है तो आप उनको अपना चैलेंज बनाओ, उनको अपनी कमजोरी मत बनाओ। तो मेरे अंदर ये बात बैठ गई है कि कोई भी मेरे खिलाफ होता है कोई, तो वो मुझे और बूस्ट करता है कि हाँ मैं ये काम अब दोबारा करूंगी। तो बचपन में होता था ये बातें मुखालिफ से ना घबराए, वो काबिलियत तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब मुश्किल आती है तो उससे इंस्पायर होते हैं कि नहीं अब इसको मैंने अचीव करना है। अच्छा, ऑडियंस जब आप जाते हैं सामने, तो स्पीकर्स के सामने जो बहुत बड़ी हर्डल होती है, ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्री नहीं कर रहे होते, और इसी तरह बाज लोग आए होते हैं वो जस्ट खराबी करने के लिए आते हैं। जैसे हमारे कल्चर का हिस्सा है कि खुद करना नहीं, दूसरे को करने देना नहीं। तो ऑडियंस जो दरमियान में खराब कर रहे होते हैं, बात दफा ऐसे होता है बच्चों में स्पेशली कंपटीशन जो होते हैं डिपार्टमेंटल, तो वहाँ पे बच्चे सामने से शरारतें कर रहे होते हैं, आवाजें निकाल रहे, मुख्तलिफ शक्लें बना रहे होते हैं, तो उनको कैसे टैकल करते हैं? जब मैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जाती थी तो मेरी मामा और मेरी टीचर साथ जाती थी, तो मेरा पूरा फोकस ये होता था कि मैंने अपनी मामा को लेट डाउन नहीं होने देना और मैंने ऑडियंस पे ध्यान नहीं देना। मुझे नहीं फर्क पड़ता था कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मैंने अपना पूरा फोकस मामा की तरफ रखना होता था। लेकिन ऑब्वियसली आपको ऑडियंस में इधर उधर देखना पड़ता है, एक जगह स्टिल होकर आप नहीं देख सकते ना। तो मैं एक मामा और दूसरा मैं अपनी टीचर को कहती थी कि आप दूसरी जगह पे बैठ जाएं, बिल्कुल मामा के ऑपोजिट, ताकि मैं ऑडियंस में भी देखती रहूं और मेरा ध्यान भी उन लोगों पे हो जो मुझे शानदार प्लानिंग करके जाते थे। अच्छा, ऑडियंस इनिशियली ऐसे होता है जब स्पीकर सामने जाता है ना, तो ऑडियंस दाएं बाएं अपनी गप्पों में मसरूफ होती है, तो उनको यकदम से उनकी अट्रैक्शन हासिल करना, उनकी तवज्जो हासिल करना, उसके लिए क्या ट्रिक यूज करते थे? मेरी ट्रिक ये, मेरी टीचर की ट्रिक थी जिसको मैंने अडॉप्ट किया। वो क्या करती थी, पहले अपनी पिच लो करती थी, फिर एकदम से हाई करती थी। तो मैं भी ऐसी करती हूँ कि इवन मेरे जो मैंने लास्ट टाइम किया था स्पीच, तो वहाँ पे जो होस्ट थे, जब वो भी इस बात पे हंस पड़े थे कि मतलब कि क्या कहती है, एक दूसरे ने स्पीच की और मुझे सामने 3-4 बच्चे जो मेरे बिल्कुल सामने बैठे थे वो काफी तंग कर रहे थे, मतलब वो अपने में लगे हुए थे। और पिक्चर स्लिक फ्लैश से मुझे बहुत मसला होता है कि वो फ्लैश बार बार ऑन कर रहे थे, तो मेरा ध्यान उधर जा रहा था। तो मैंने अपनी पिच पहले लो की और फिर एकदम से हाई कर दी, जिससे सब पूरी अटेंशन हॉल की तरफ हो गई कि क्या हुआ है।